बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपने हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा कल आपको मैं बता रहा था ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। तो आज अपन उसी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का आरेख पढ़ेंगे। जो अपन को बना के देखना है, मैं अभी आपके सामने ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के संपूर्ण आरेख को ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ। तो आप देखें सभी, देखो बेटा ये कहानी शुरू होगी ग्लूकोज से, ठीक है ना। किससे शुरू होगी? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से निर्माण होगा बेटा ग्लूकोज 6 फास्फेट का, ठीक है ना। ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनेगी फ्रक्टोज 6 फास्फेट, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनेगी फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, ठीक है ना। तो ये अपन ने 4 रिएक्शन का खाका खींच लिया, ठीक है ना। अब देखो मैं इनको पूरा कर रहा हूँ। ग्लूकोज का 1 मोल, ठीक है। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट का 1 मोल, ये भी 1 मोल होगा बेटा, ये भी 1 मोल होगा। और ये जो अपन ने स्टेप लिखा है, इस पूरे स्टेप को ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण कहते हैं। तो इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहां तक की पूरी कहानी ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण कहलाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का अणु 2 बार फास्फोरिलीकृत होता है, ठीक है। तो देखो एक बार तो यहाँ पे एटीपी का 1 मोल आवश्यक होगा और एडीपी प्लस आईपी, ठीक है ना, लिख देंगे अपन। दूसरी साइड में एंजाइम का नाम लिख देंगे, और एंजाइम इस क्रिया में काम आएगा हेक्सोकाइनेज, और साथ ही Mg+2 आयनों की आवश्यकता होगी। तो ये तो अपन ने पहली समीकरण लिख दी। अब दूसरी समीकरण पे आइए। ग्लूकोज 6 फास्फेट के 1 मोल से फ्रक्टोज 6 फास्फेट का 1 मोल बना, और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। तो बेटा ये जो प्रक्रिया होगी ये आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होगी, ठीक है ना। दूसरा चरण, एक बार पुनः फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फास्फोरिलीकरण होगा, ठीक है। तो इस स्थिति में एटीपी का 1 अणु आवश्यक होगा, जो बदल जाएगा एडीपी और आईपी में। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, वही एंजाइम चाहिएगा जो फास्फोरिलीकरण की क्रिया में आवश्यक होता है, तथा Mg+2, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, एक और बात कह देता हूं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु? 6। ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर भी कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। फ्रक्टोज 6 फास्फेट के अंदर भी कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। और बेटा फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट के अंदर भी कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। तो कुल मिलाकर के ये अपन ने ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का प्रथम चरण पढ़ लिया। और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के प्रथम चरण में बेटा ग्लूकोज के अणु का 2 बार फास्फोरिलीकरण होता है।
प्रथम रासायनिक अभिक्रिया में ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ठीक है, यह क्रिया एटीपी की उपस्थिति में होती है। साथ ही हेक्सोकाइनेज एंजाइम आवश्यक होता है और Mg+2 आयन चाहिए होगा। ठीक है ना, तो एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में बदल जाता है। तो ये प्रथम फास्फोरिलीकरण हुआ। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट का 1 मोल आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 1 मोल में बदल गया। उसके बाद एक बार पुनः ग्लूकोज का दोबारा फास्फोरिलीकरण होगा, लेकिन इस समय ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फास्फेट के रूप में बदल चुका है। एटीपी का अणु आवश्यक होगा। ठीक है ना, एटीपी का अणु आवश्यक होगा। एटीपी एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट में बदल जाएगा। हेक्सोकाइनेज और Mg+2 आयन आवश्यक होंगे और क्या बन जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। अब अपन दूसरे चरण पे आते हैं। ठीक है, फास्फोरिलीकृत चरण नंबर दूसरा, या अपन यहां से शुरू करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। ठीक है, ये एंजाइम का नाम मैं लिख रहा हूं बेटा बोर्ड पे, एंडोलेज। एंडोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 भागों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्या क्या बनाता है? एक तो बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके अंदर कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 3 मोल। इसके कितने मोल बनते हैं? 1 मोल। और दूसरा बनता है 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसके कितने मोल बनेंगे? 1 मोल। ठीक है, और इसमें कार्बन के कितने परमाणु होंगे? 3। तो अपन इसको क्या लिख देंगे? चरण नंबर दूसरा। क्या है चरण नंबर दूसरा? यहां लिख रहा हूं, फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज, फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज का 3PGAL के 2 अणुओं में बदलना। तो बेटा जैसा कि आपको समीकरण से दिख रहा है, जैसा कि बेटा आपको समीकरण से दिख रहा है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का 1 मोल, इसके अंदर कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6। इसके कितने मोल है बेटा? 1 मोल। एंडोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये DHAP एंड 3PGAL में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, अब आगे चलिए। अब पूरी अपनी कहानी 3PGAL, हाँ एक और बात कह देता हूं, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये DHAP 3PGAL में बदल जाता है। तो इसके कुल कितने मोल बन जाते हैं? 2 मोल बन जाते हैं बेटा। कितने मोल बन जाते हैं? 2 मोल। किसके? 3PGAL के। ठीक है, इधर से मैं मिटा रहा हूं, आगे की प्रोसेस अपन इधर लिखेंगे। तो अब अपन को पूरी प्रक्रिया कहां से स्टार्ट करनी है? 3PGAL से। ठीक है ना, तो देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं 3PGAL। इसके कितने मोल हैं अपने पास? 2 मोल। और इसमें कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित हैं? 3 परमाणु। ठीक है, तो सबसे पहले 3PGAL से 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये बना 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसके कितने मोल बन गए बेटा? 2 मोल।
और इसमें कार्बन परमाणुओं की कितनी मात्रा होती है? 3 परमाणु। ठीक है ना। अब आगे चलिए, ये जो प्रक्रिया होती है 2 मोल H3PO4, 2 मोल H3PO4, और इस प्रक्रिया के अंदर जल के 2 अणु भी भाग लेते हैं। ठीक है ना। अब अपन को आगे की अपनी प्रक्रिया यानी कि तीसरा चरण कहां से शुरू करना है? यहां से शुरू हो जाएगा चरण नंबर तीसरा, एंड सो ऑन, नीचे तक चलता रहेगा। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इससे क्या बनेगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। इससे क्या बनेगा? 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फिर क्या बनेगा? 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है। यहां तीर लगा के आगे लिख रहा हूं 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है। उसके बाद में 2-फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल, 2-फास्फोइनॉल पायरुविक अम्ल, और सबसे लास्ट में पायरुविक एसिड। इसके कितने मोल? 2 मोल। एक बार मैं सबके लिख देता हूं। C3 कितने मोल? 2 मोल। इसका भी लिख देता हूं, C3 कितने मोल? 2 मोल। ठीक है। अब आगे आ जाइए, C3 2 मोल, C3 2 मोल, C3 और 2 मोल। अब अपन को कौन कौन से एंजाइम इन अभिक्रियाओं के अंदर प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है। तो 2NAD, 2NAD है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है 2NADH2 में। तो ये उत्पाद के रूप में NADH2 के 2 मोल है ना। और ये जो प्रक्रिया होती है डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में होती है। ठीक है। आगे चलिए, क्या बन गया? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के कितने मोल? 2 मोल। ठीक है। तो यहां पे 2ADP प्लस 2IB ये निर्माण कर देते हैं 2ATP का। इस क्रिया के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए होगा? हेक्सोकाइनेज। ठीक है ना। और आयन कौन सा? Mg+2, क्योंकि पहले भी अपन ने ये काम में लिया है Mg++। तो मेरे हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 2 मोल ADP एवं 2 मोल अकार्बनिक फास्फेट से क्रिया करके हेक्सोकाइनेज एवं Mg+2 एंजाइम की उपस्थिति में 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ठीक है। आगे चलिए, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, यहां पे जो एंजाइम काम आएगा फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, एक्चुअल में 3 PGA का 2 PGA में बदलना
एक प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी कि म्यूटेशन। अतः इस क्रिया में जो एंजाइम आपके काम आएगा वो म्यूटेज होगा, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। अब मैंने लिखा है 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है, 2-फास्फोग्लिसरिक अम्ल। तो यहाँ पे जल के दो अणु बाहर निकल जाएंगे और इनोलेज एंजाइम प्रयुक्त होगा। और सबसे अंतिम स्टेप में एक बार पुनः 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल 2 ADP प्लस 2 IP से मिलकर 2 ATP बनाता है, ठीक है। यह क्रिया वही हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना। या पायरुविक काइनेज लिख दो, पायरुविक काइनेज, ठीक है, एक ही बात है। तो इस तरह से अपनी ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया खत्म हो गई, ठीक है ना। तो तीसरे चरण को अपन क्या कह सकते हैं, पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का बनना। पायरुविक अम्ल के 2 मोल का बनना। तो यहां आकर के ये संपूर्ण प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तो बेटा मेरे पास क्या था, ब्लैक बोर्ड पे स्पेस की कमी थी, इसलिए मैंने ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 स्टेपों में बनाया है। मैं आपसे ये चाहता हूं, ध्यान से सुन लें, कि आप सीट में देख करके इस प्रक्रिया को पूरी की पूरी बनाने का प्रयास करें। और एक बात बेटा, कि इस पाठ में से बोर्ड के एग्जामों में बड़ा प्रश्न आता है, तो ना ग्लाइकोलाइसिस भी उसमें से एक प्रश्न हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया में अंत उत्पाद के रूप में 2 मोल ATP, 2 मोल पायरुविक अम्ल तथा 2 मोल NADS को निर्मित होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार ध्यानपूर्वक सुनें। ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया 3 चरणों में बटी होती है। ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया 3 चरणों में बटी होती है। कौन कौन से 3 चरण? पहला तो हम बोलेंगे ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण, और ये कहानी शुरू होती है जिससे, ग्लूकोज से, और खत्म कहां पे होती है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, यहां पे आके खत्म होती है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, ठीक है ना। अब दूसरे चरण पे आइए, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, ठीक है ना। कार्बन के कितने परमाणु होते हैं इसमें? 6, यानी कि C6 कार्बन के 6 परमाणु वाली शर्करा का 3 कार्बन परमाणु वाली शर्करा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 3PgAl में परिवर्तन। छोटा सा स्टेप है, इसमें बेटा ये परिवर्तित हो जाता है किसमें? 3PgAl में। के कितने मोल? 2 मोल। वो आपको मैंने बता दिया कि वो DHAP का 1 मोल भी आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में 3PgAl का 1 मोल बनाता है। तो 2 मोल हो जाते हैं 3PgAl के, तो ये भी 1 मोल हो गया, ठीक है।
3PgAl से पायरुविक एसिड के 2 अणु निर्मित होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में क्या क्या आपके पास प्राप्त हुआ। ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया में 2 मोल एटीपी, 2 मोल NADH2, ठीक है, तथा 2 मोल पायरुविक अम्ल के अंत उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, ये बता रहा हूं। देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, मतलब अपन ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। ग्लूकोज C6H12O6, इसके कितने मोल बेटा? 1 मोल प्लस 2 ATP, 2 ATP काम आए थे ग्लूकोज के फास्फोरिलीकरण में, और नीचे 4 ADP प्लस 4 IP, ATP के 4 मोल के निर्माण के लिए ये भी प्रयुक्त हुए थे। ठीक है, साथ ही 2 NAD प्लस ये बने थे बेटा। ठीक है, तो इस क्रिया के उपरांत बनने वाले उत्पाद C3H4O3 पायरुविक अम्ल हो गया, इसके कितने मोल? 2 मोल। ठीक है, 2 मोल किसके बन गए? NADH2 के। 2 मोल किसके बन गए? 2 ये तो काम ही आ गए, ये 4 मोल ATP, तो 2 मोल क्या बन गया? ATP। तो देखो बेटा, इस समीकरण से 4 ऐसे लिख दो, 4 मोल ATP के और 2 मोल ATP के। अब आपको मैं बता देता हूं, देखो बेटा, कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। आपको कल मैं बता चुका हूं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में यह क्रिया समान रूप से होती है। ठीक है बेटा, और एक बात सुन लीजिए, इस क्रिया में अंत उत्पाद के रूप में ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से 2 मोल पायरुविक अम्ल बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा 2 मोल तो पायरुविक अम्ल हो गए, 2 मोल ATP तथा 2 मोल NADH2 निर्मित होते हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में बनने वाले पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है, तो ये NADH2 के 2 मोल, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान, ETS के दौरान 6 मोल ATP का उत्पादन करते हैं, क्योंकि 1 मोल NADH2 से 3 मोल ATP प्राप्त होते हैं। तो बेटा, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया आरेख द्वारा स्पष्ट
कर दी। साथ ही आपको इस प्रक्रिया में एटीपी अकाउंट के बारे में बता दिया। अगले वीडियो में बेटा अपन पहले तो पायरुविक अम्ल का भविष्य पढ़ेंगे, या यूं बोलेंगे कि पायरुविक अम्ल को एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।